हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक चीज़ जो बची है इसके बाद, सारी चीज़ों के बाद जो मुझे लगा कि बची रह गई वो है प्लेट गर्डर और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। तो ये इसमें पूरा इसकी डिज़ाइनिंग पढ़ना मेरे हिसाब से तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि पूछता नहीं है, नॉट इवन इन द गेट, नॉट इवन इन द ईएससी। लेकिन कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इसके बारे में जो हम लोग वन बाय वन करके इस छोटे से लेक्चर में ख़त्म करेंगे। जैसे पहला, मैं पॉइंटर्स में ही पढ़ा रहा हूँ, लिखते चल रहा हूँ, आप लोग देखते चलिएगा। पहली बात तो ये कि प्लेट गर्डर का इस्तेमाल कहाँ होता है, कि जब भी हम लोग बिल्टअप बीम पढ़ रहे थे, जो बिल्टअप बीम हम लोग पढ़ रहे थे, जब वो हमारा अप्लाइड लोड को विथस्टैंड ना कर पाए ना, कैन नॉट विथस्टैंड दी अप्लाइड लोड, तब हम लोग क्या कहते हैं, प्लेट गर्डर देंगे, विथस्टैंड अप्लाइड लोड, तब प्लेट गर्डर इस्तेमाल होंगे। देन वी यूज़ प्लेट गर्डर। ठीक है। अब प्लेट गर्डर के यूज़ पे एक और क्लॉज आता है कि प्लेट गर्डर प्रोवाइड किया जाएगा फॉर लेंथ ऑफ मेंबर बिटवीन, प्रोवाइडेड फॉर लेंथ ऑफ मेंबर बिटवीन 15 मीटर टू 50 मीटर। इससे अगर ज़्यादा हो गया, फॉर एल ग्रेटर देन 50 मीटर, तो हम लोग प्लेट गर्डर नहीं देते, प्लेट गर्डर नहीं देते। तब हम लोग ट्रस अरेंजमेंट प्रोवाइड करते हैं, और बात करते हैं कि जैसे जैसे मान लेते हैं प्लेट गर्डर्स जो हैं उनकी थिकनेस, विड्थ इंक्रीज़ होगा, तो इनके अंदर भी लोकल बकलिंग की टेंडेंसी हो जाएगी, क्योंकि ये भी एक तरह के बीम की ही डिज़ाइन, मोमेंट कैरी करेंगे तो बीम की तरह ही डिज़ाइन होंगे। लोकल बकलिंग की टेंडेंसी आ जाएगी, टेंडेंसी अकर, तो उसको अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड दिस हम लोग को क्या देना पड़ेगा, हम लोग को देना पड़ेगा स्टिफनर्स। बीम में हम लोगों ने 3 तरह के स्टिफनर्स पढ़े, वही यहाँ पे भी पढ़ेंगे, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड लोड बियरिंग। आप लोग पॉज करिए और बीम, अगर जिसने वीडियो देखा है वो याद करे कि इन तीनों के बारे में मैंने बताया था कि कौन सा स्टिफनर किस चीज़ के लिए दिया जाता है और कहाँ पे दिया जाता है। तो आप वहाँ से एक बार रिकॉल करिए बीम वाले चैप्टर से। ठीक है, चलिए फिर भी मैं एक बार शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि वर्टिकल स्टिफनर, जिन्हें हम ट्रांसवर्स स्टिफनर भी कहते हैं, ट्रांसवर्स, या इंटरमीडिएट स्टिफनर भी कहते हैं, इनको हम लोग shear के लिए दे रहे थे, बकलिंग, वेब बकलिंग ड्यू टू shear के लिए, वेब बकलिंग ड्यू टू shear। ठीक है, कहाँ हो रहा था तो क्लियर है, shear जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ होगा, तो नियर टू द सपोर्ट्स। दूसरा आया हॉरिजॉन्टल स्टिफनर, इनको हम लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर भी बोलते हैं। तो ये किसके लिए दिया जा रहा था, ये वेब बकलिंग ड्यू टू बेंडिंग इन कंप्रेशन,
वेब या फ्लैंज बकलिंग। ड्यू टू बेंडिंग, कंप्रेशन स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग या बेंडिंग इन कंप्रेशन, ये भी लिख सकते हैं बेंडिंग इन कंप्रेशन। तो ये कहाँ होगा? जहाँ बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा होगा, या बेंडिंग मोमेंट। और ये कहाँ होता है? मिड पॉइंट, अधिकतर मिड स्पैन, मिड पॉइंट। ठीक है। तीसरा था लोड बियरिंग स्टिफनर्स, इसको केवल लोड बियरिंग स्टिफनर बोलते हैं। लोड बियरिंग स्टिफनर ये किसके लिए दिया जा रहा था? ये वेब क्रिपलिंग के लिए दिया जा रहा था। वेब क्रिपलिंग क्यों होता है? ड्यू टू कंसंट्रेटेड लोड, कंसंट्रेटेड लोड। ठीक है, कंसंट्रेटेड लोड की वजह से वेब क्रिपलिंग होती है। और ये कहाँ होती है? ये सपोर्ट्स पे होती है, वहाँ ही कंसंट्रेटेड लोड लगता है। ठीक है। तो अगर मैं एक गंदे से फिगर बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ अच्छा बने, ठीक है, और इस फिगर में तीनों स्टिफनर को दिखाने की कोशिश करूँ, तो वो कुछ इस प्रकार होगा कि अगर मान लेते हैं ये एक क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन का न्यूट्रल एक्सिस है। तो देखिए वर्टिकल स्टिफनर जो होंगे, वर्टिकल स्टिफनर वो कुछ लंबाई में दिए जाएंगे वेब से सटा के, ये कुछ ऐसे दिए जाएंगे वर्टिकल स्टिफनर्स। ठीक है, वर्टिकल स्टिफनर कुछ ऐसे दिए जाएंगे। दूसरा बात करूं हॉरिजॉन्टल स्टिफनर, तो वो न्यूट्रल एक्सिस और ऊपर वाला जो कॉम्प्रेशन में आ रहा है उनके बीच में दिया जाएगा ऐसे। उसकी लेंथ अंदर की तरफ होगी, जैसे इसकी लेंथ होगी वैसे उसकी तरफ लेंथ अंदर की तरफ होगी। और लोड बियरिंग स्टिफनर, लोड बियरिंग स्टिफनर सपोर्ट्स पे दिए जा रहे होंगे, इसको अलग पेन से दिखा देते हैं। लोड बियरिंग स्टिफनर सपोर्ट्स के लिए, तो ये कुछ इस प्रकार से स्टिफनर्स दिए जाते हैं। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि पूरा लोड को, लोड बियरिंग स्टिफनर्स लोड को कंप्रेशन फ्लेंज से टेंशन फ्लेंज तक पूरा बांट देते हैं। ठीक है, तो इन दिस वे स्टिफनर्स आर गिवन। अब आता है एलएसएम और डब्ल्यूएसएम के कुछ क्लॉज कि कब कौन सा स्टिफनर्स की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो बात करते हैं, पहले बात कर लेते हैं एज़ पर एलएसएम जो सबसे ज़्यादा पूछता है कि अगर ऑप्शन ए, अगर हमारा d1/Tw वेयर d1 इज द क्लियर डेप्थ, d1/Tw लेस देन इक्वल टू 90 है, तब क्या होगा? तब हमें कोई स्टिफनर की ज़रूरत नहीं है, नो स्टिफनर रिक्वायर्ड। नेक्स्ट 90 से d1/Tw 90 से 200 के बीच में है, तो क्या होगा? तब है ओनली वर्टिकल स्टिफनर रिक्वायर्ड, ओनली वर्टिकल स्टिफनर रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है सी 200 से 250, तो वर्टिकल स्टिफनर तो है ही, वर्टिकल स्टिफनर के साथ प्लस, मतलब ये वाले कंडीशन के साथ प्लस फर्स्ट हॉरिजॉन्टल स्टिफनर, हॉरिजॉन्टल स्टिफनर। और इस फर्स्ट हॉरिजॉन्टल स्टिफनर की पोजीशन के बारे में भी बात होती है कि पोजीशन क्या होगी फर्स्ट हॉरिजॉन्टल स्टिफनर की। तो पोजीशन की बात करें तो ये 1/5 डिस्टेंस बिटवीन कंप्रेशन फ्लेंज ऑफ
डिस्टेंस बिटवीन कंप्रेशन फ्लेंज एंड न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम कहाँ से डिस्टेंस बिटवीन कंप्रेशन फ्लेंज फ्रॉम एंड न्यूट्रल एक्सिस कहाँ से, फ्रॉम कंप्रेशन फ्लेंज से नापा जा रहा है। फील कराने के लिए दिखा देता हूँ। ये जो फिगर बनाया था हमने, तो ये कंप्रेशन फ्लेंज से ये वाली डिस्टेंस की बात कर रहा है कि ये 1/5 होनी चाहिए। 1/5 ऑफ टोटल डिस्टेंस जो है, ये टोटल डिस्टेंस जो है, अगर ये मान लेते हैं T1 है तो इसका 1/5 जो है यहाँ पे हम लोग हॉरिजॉन्टल स्टिफनर देंगे। नेक्स्ट D, अगर हमारा 250 से D1/TW 400 के बीच में है तो क्या होगा, तब एक और हॉरिजॉन्टल स्टिफनर देंगे। मतलब वर्टिकल स्टिफनर तो है ही, प्लस फर्स्ट हॉरिजॉन्टल स्टिफनर भी है, अब एक और सेकेंड हॉरिजॉन्टल स्टिफनर। इसकी पोजीशन की भी बात करता है। इसकी पोजीशन कहाँ होगी, इसकी पोजीशन होगी एट न्यूट्रल एक्सिस। सेकेंड वाली की न्यूट्रल एक्सिस पे होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट इसका LSM वाले का क्लॉज है, D1/TW ग्रेटर देन 400। अब ऐसे केस में क्या है कि अब सारी चीज़ें हो गई, वर्टिकल स्टीयरअप लग गया, हॉरिजॉन्टल स्टीयरअप लग गया, 2 हॉरिजॉन्टल स्टीयरअप लग गया। अब हम लोग इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। अब हम लोग थिकनेस इंक्रीज कर देंगे, थिकनेस ऑफ वेब इंक्रीज कर देंगे। बस ये है। WSM की बात करें तो ये तो LSM की बात हो गई। LSM में 5 पॉइंट थे, WSM में 3 पॉइंट। पहला, इफ D1/TW लेस देन इक्वल टू 85 तो नो स्टिफनर रिक्वायर्ड, दूसरा, इफ D1/TW 85 से ज़्यादा और 200 से इक्वल टू या लेस देन तो वर्टिकल स्टिफनर ओनली। सी, अगर D1/TW 200 से ज़्यादा हो जाए, तो हम लोग हॉरिजॉन्टल स्टिफनर भी देंगे, हॉरिजॉन्टल स्टिफनर विथ वर्टिकल स्टिफनर, और इसकी पोजीशन भी यहाँ पे मेंशन है। क्या, इसकी पोजीशन जो है 2/5 ऑफ डिस्टेंस बिटवीन कंप्रेशन फ्लेंज एंड न्यूट्रल एक्सिस। जो वहाँ 1/5 था, यहाँ 2/5 है। सो दिस इज़ अबाउट WSM। अब कुछ चीज़ें और जान जाते हैं हम लोग प्लेट गर्डर के बारे में। जैसे कि थिकनेस ऑफ वेब की बात करें कि प्लेट गर्डर
थिकनेस ऑफ वेब अगर आपका प्लेट गर्डर रिवेटेड है तो वो लेस देन इक्वल टू होगा थिकनेस ऑफ वेब इन वेल्डेड। ठीक है, कि ये स्टेटमेंट डायरेक्ट पूछता है कि थिकनेस ऑफ वेब इज लेस इन रिवेटेड प्लेट गर्डर एज कंपेयर टू थिकनेस ऑफ वेब इन वेल्डेड प्लेट गर्डर। आगे की बात करें तो कनेक्शन बिटवीन वेब एंड फ्लेंज, जो यहाँ पे कनेक्शन होता है, कनेक्शन बिटवीन वेब एंड फ्लेंज, ये जो होता है ये डिज़ाइंड होता है किसके लिए? हॉरिजॉन्टल shear फोर्स, इसके लिए इसको डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, ये हो गया। स्टिफनेस के बारे में कुछ और बातें भी हैं। यहाँ हम लोगों ने वर्टिकल वगैरह पढ़ा था, तो इनके बीच की स्पेसिंग के बारे में भी बात है कि क्या है। तो वर्टिकल स्टिफनर के बीच की स्पेसिंग की बात करें तो दो क्लॉज है, मैक्सिमम स्पेसिंग और मिनिमम स्पेसिंग, दोनों की बात करते हैं। वर्टिकल स्टिफनेस के बीच में जो मैक्सिमम स्पेसिंग है वो 1.5 डी, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और मिनिमम स्पेसिंग 0.33 डी, इससे कम नहीं। वेयर डी इज क्लियर डिस्टेंस बिटवीन फ्लेंजेस, इसके बीच में क्लियर डिस्टेंस है। और बात करते हैं, एक पुल बोलता है मिनिमम एंड मैक्सिमम अनसपोर्टेड क्लियर डायमेंशन ऑफ अ वेब पैनल, इसकी भी क्लॉज पूछा जाता है। मिनिमम एंड मैक्सिमम अनसपोर्टेड क्लियर डायमेंशन ऑफ अ वेब पैनल। तो ये होता है 180 TW मिनिमम एंड 270 TW मैक्सिमम। ये मिनिमम वाला है, ये मैक्सिमम वाला है, वेयर TW इज़ द थिकनेस ऑफ वेब। और अगर हम लोग बात करें कि डेप्थ कैसे कैलकुलेट करेंगे, इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ प्लेट गर्डर, अगर हमको बेंडिंग मोमेंट पता हो और परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस पता हो। ठीक है, इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ प्लेट गर्डर, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो ये होता है बेसिक बेंडिंग मोमेंट की हेल्प से m/σ परमिसिबल इंटू TW, वेयर सिग्मा PB जो है परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस है, TW थिकनेस ऑफ वेब है, m है मोमेंट ऑन द प्लेट गर्डर। अब ये हो गया। आगे बात करें कि वर्टिकल स्टिफनर्स को किसके लिए डिज़ाइन करते हैं, तो वर्टिकल स्टिफनर्स को डिज़ाइन जब करते हैं हम लोग तो ऐसा डिज़ाइन करते हैं कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया
vertical stiffeners are designed such that their moment of inertia I should not be less than 1.5 d cube tw cube divided by c square, where d वही है, डेप्थ ऑफ वेब d है, tw थिकनेस ऑफ वेब और c जो है मैक्सिमम परमिटेड क्लियर डिस्टेंस बिटवीन वर्टिकल स्पेसिंग है। c जो है वर्टिकल स्टिफनेस के बीच की स्पेसिंग है, एक तरह से क्लियर डिस्टेंस है एक तरह से, ठीक है। तो ये है, तो ये बात आती है कि हम लोग को वर्टिकल स्टिफनर ऐसे डिज़ाइन करना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ ऐसा है, ठीक है। और बात करें वर्टिकल स्टिफनेस के बारे में, तो जो कनेक्शन है, द कनेक्शन ऑफ इंटरमीडिएट वर्टिकल and horizontal stiffeners are not subjected to any external load, but for designing we assume shear force Fs, और उसकी वैल्यू होती है Fs इक्वल टू 125 t स्क्वायर अपॉन h, where t थिकनेस ऑफ वेब और h जो है आउटस्टैंड ऑफ स्टिफनर इतना हो गया। अब कुछ चीज़ें लोड बियरिंग स्टिफनर के बारे में बात कर लें। लोड बियरिंग स्टिफनर के बारे में भी बात कर लें। तो लोड बियरिंग स्टिफनर्स को हम लोग डिज़ाइन करते हैं कॉलम की तरह, आर डिज़ाइंड एज कॉलम ऑफ L इफेक्टिव लेंथ 0.7 L। इस तरह के कॉलम के तरह हम लोग उसको डिज़ाइन करते हैं। इफेक्टिव एरिया ऑफ लोड बियरिंग स्टिफनर भी पूछता है, इफेक्टिव एरिया ऑफ लोड बियरिंग स्टिफनर, तो उसका एक क्लॉज है कि इफेक्टिव एरिया ऑफ लोड बियरिंग स्टिफनर will be considered from point of application of point load to 20 times TW। उतनी दूरी तक का हम लोग लेते हैं, जहाँ पॉइंट लोड लग रहा है वहाँ से लेके 20 टाइम्स TW तक का एरिया को हम लोग कंसिडर करते हैं। इफेक्टिव एरिया का एक और क्लॉज है कि अगर मान लेते हैं ये एक आई बीम है,
ये एरिया ऑफ फ्लैंज है, एरिया ऑफ वेब है, ये भी एरिया ऑफ फ्लैंज है। तो इफ़ेक्टिव एरिया इन कंप्रेशन जोन अगर पूछ दे, इफ़ेक्टिव एरिया इन कंप्रेशन जोन, तो वो होता है AF प्लस AW, एक मिनट क्लियर लिख देता हूँ, बाई 6। और इफ़ेक्टिव एरिया इन टेंशन जोन पूछ दे, AF प्लस AW बाई 8, ये हो गया याद रखना। अब कुछ चीज़ें स्प्लाइसेस के बारे में पढ़ लेते हैं। स्प्लाइसेस का काम क्या है? लेंथ को बढ़ाना, लेंथ को बढ़ाना। जैसे दो मेंबर अगर छोटे पड़ गए तो उनको जोड़ने के लिए स्प्लाइसेस का काम है, तो वो लेंथ बढ़ाएगा मेंबर का, इंक्रीज द लेंथ ऑफ मेंबर। स्ट्रेंथ जो स्प्लाइस की होनी चाहिए, स्ट्रेंथ ऑफ स्प्लाइस प्लेट मस्ट बी ग्रेटर देन एज कम्पेयर टू स्ट्रेंथ ऑफ मेन मेंबर। जो स्ट्रेंथ होती है स्प्लाइस की, इसके की पॉइंट्स कुछ यही हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ स्प्लाइस प्लेट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ मेन मेंबर से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है। और विड्थ की बात कर लें, विड्थ ऑफ स्प्लाइस प्लेट चाहे वो बोल्टेड हो या रिवेटेड कनेक्शन हो, will be same as width of main member। either bolted और riveted, जो भी कनेक्शन हो। आगे की बात बोलें, वेल्डेड कनेक्शन में यहाँ पे बोल्टेड और रिवेटेड का तो हो गया, बट वेल्डेड के कनेक्शन में अनइक्वल होता है। विड्थ ऑफ स्प्लाइस प्लेट इन वेल्डेड कनेक्शन विल बी अनइक्वल। ठीक है, 10 से 15 mm का अंतर आता है। विड्थ ऑफ स्प्लाइस प्लेट वेल्डेड के केस में बराबर नहीं होगा विड्थ ऑफ मेन मेंबर। डिफरेंस 10 से 15 mm का होता है। और बात कर लेते हैं, बकलिंग नहीं होनी चाहिए, स्प्लाइस प्लेट की बकलिंग नहीं होनी चाहिए, नो बकलिंग। कि अगर स्प्लाइस प्लेट ही बकल कर जाएगा तो हमारा कॉलम या बीम और फेल कर जाएगा। इसको और गैप मेंटेन करने के लिए भी हम लोग देते हैं। गैप अगर मेंटेन करना है दो मेंबर के बीच में तो इसलिए भी स्प्लाइस प्लेट दिया जाता है। और वेब में स्प्लाइस देते हैं टू रेजिस्ट shear, और फ्लेंज में स्प्लाइस प्लेट देते हैं टू रेजिस्ट कंप्रेशन ड्यू टू बेंडिंग। तो ये हो गया हमारा स्प्लाइस प्लेट के बारे में, बेंडिंग। अब हम लोग प्लेट गर्डर में इतनी बातें होंगी, प्लेट इससे ज़्यादा प्लेट गर्डर में कहीं से पूछेगा नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ी सी जानकारी बची है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में, उसमें ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं कुछ, आइए वो देखते हैं।